हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा के अंतर्गत प्राचीन एवं मध्यकालीन काव्य हिंदी पद्य भाग 1 से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम VMOU BA के अंतर्गत हिंदी में पूछे गए प्रश्नों को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लघु एवं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। आदिकालीन साहित्य की राजनीतिक एवं सामाजिक परिस्थितियों का चित्रण कीजिए। साहित्य मानव समाज के विविध भावों एवं नित्य नवीन रहने वाली चेतना की अभिव्यक्ति है। किसी काल विशेष के साहित्य की जानकारी से तदयुगीन मानव समाज को समग्र जाना जा सकता है। दूसरे शब्दों में, किसी काल विशेष के साहित्य में पाई जाने वाली प्रवृत्तियां तत्कालीन परिस्थितियों के सापेक्ष होती हैं। इस काल की विभिन्न परिस्थितियों का आकलन निम्न शीर्षकों के अंतर्गत किया जा सकता है। राजनीतिक परिस्थिति। राजनीतिक दृष्टि से यह युद्ध और अशांति का काल था। सम्राट हर्षवर्धन की मृत्यु संवत 704 के उपरांत उत्तर भारत खंड खंड राज्यों में विभक्त हो गया था। गहरवार, परमार, चौहान और चंदेल वंश के राजपूत राजाओं ने अपने अपने स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिए थे। भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा पर विदेशी आक्रमणों का भय बराबर बना रहता था। 10वीं शताब्दी में महमूद गजनवी और 12वीं शताब्दी में मुहम्मद घोरी ने भारत को पदाक्रांत किया। जनता विदेशी आक्रमणकारियों से त्रस्त थी। राजनीतिक परिस्थितियों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि 8वीं शती से 14वीं शती तक का यह काल खंड युद्ध, संघर्ष एवं अशांति से ग्रस्त रहा। राजाओं में संकुचित राष्ट्रीयता थी। व्यापक रूप से समूचे भारत को एक राष्ट्र के रूप में नहीं देखा गया। सामाजिक परिस्थिति। जनता शासन तथा धर्म दोनों ओर से निराश्रित होती जा रही थी। सामान्य जनता अशिक्षित थी, जो साधु सन्यासियों के शापों और वरदानों की ओर दृष्टि लगाए रहती थी। पूजा पाठ, तंत्र मंत्र, जप तप करके लोग दुर्भिक्ष, महामारी एवं युद्ध के संकटों को टालना चाहते थे। ब्राह्मणों के प्रति पूज्य भाव में कमी आ गई थी तथा वर्ण व्यवस्था के प्रति लोगों का सम्मान नहीं रह गया। निम्न समझी जाने वाली जातियों में अनेक सिद्ध होते जाते थे, जो वेद विरोधी थे। समाज में क्षत्रियों का प्राधान्य था। राजपूतों में शौर्य तो था, परंतु वे उसका उपयोग पारस्परिक प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष में ही करते थे। वे वंश गौरव एवं अभिमान को लेकर गृह क्लेश में ही उलझे रहते थे। समाज में स्त्रियों के प्रति पूज्य भाव नहीं था। वे मात्र भोग की वस्तु बनकर रह गए थे। सती प्रथा इस काल का
कुरीति था। राजा और सामंत अंतर्मुखी रंगरेलियों में व्यस्त रहते थे। जीवन यापन के साधन दुर्लभ थे तथा निर्धनता, युद्ध, अशांति के कारण जनता सदैव आतंकित रहती थी। तत्कालीन रासो काव्य में समाज की इस हंसोन्मुख स्थिति का पूरा चित्र उपलब्ध होता है। आदिकालीन काव्य की सामान्य प्रवृत्तियों की विवेचना कीजिए अथवा आदिकालीन काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियों का विश्लेषण कीजिए अथवा आदिकालीन वीर गाथात्मक काव्यों की प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालिए। आदिकालीन साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियां इस काल में प्रमुख रूप से रासो साहित्य की रचना हुई। अतः आदिकालीन साहित्य की प्रवृत्तियां रासो साहित्य की प्रवृत्तियां ही मानी जा सकती है। इन ग्रंथों में पाई जाने वाली सामान्य प्रवृत्तियों का विवेचन निम्न शीर्षकों के अंतर्गत किया जा सकता है। ऐतिहासिकता का अभाव। रासो साहित्य के चरित्र नायक ऐतिहासिक व्यक्ति हैं, किंतु इन काव्य ग्रंथों में ऐतिहासिकता की रक्षा नहीं की गई है। वस्तुतः इन ग्रंथों में तथ्य कम है, कल्पना अधिक है। इन ग्रंथों के रचयिताओं ने जो वर्णन किए हैं वे तत्कालीन इतिहास से मेल नहीं खाते। घटनाओं, नामावली, तिथियों का जो विवरण रासो काव्य में उपलब्ध होता है वह इतिहास सम्मत नहीं है। युद्ध वर्णन में सजीवता। रासो ग्रंथ में किए गए युद्ध वर्णन सजीव प्रतीत होते हैं। चारण कवि कलम के ही नहीं तलवार के भी धनी थे। अतः अवसर पड़ने पर अपने अपने आश्रयदाता के साथ रणक्षेत्र में जाकर तलवार अपने शौर्य का प्रदर्शन करते थे। युद्ध के दृश्यों को उन्होंने अपनी आंखों से देखा था। अतः इन युद्ध वर्णनों में जो कुछ भी कहा गया है वह उनकी अपनी वास्तविक अनुभूति है। एक ऐसे वर्ग की अपेक्षा राजाओं को रहती थी जो वीरों को युद्ध के लिए प्रोत्साहित कर सके। चारण कवि इसी आवश्यकता की पूर्ति करते थे। इनके योगदान की चर्चा करते हुए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, देश पर सब ओर से आक्रमण की संभावना थी। प्रामाणिकता में संदेह। आदिकाल के अधिकांश रासो कवियों की प्रामाणिकता संदिग्ध है। पृथ्वीराज रासो जो इस काल की प्रमुख रचना बताई गई है भी अप्रामाणिक मानी गई है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इसके अतिरिक्त और कुछ कहने की जगह नहीं है कि यह पूरा ग्रंथ वास्तव में जाली है। इसी प्रकार खुमान रासो और परमाल रासो की प्रामाणिकता में भी संदेह है। मूल कवि की रचना में अन्य लोगों ने कब और कितना अंश प्रक्षिप्त रूप में जोड़ दिया है इसका निर्णय कर पाना कठिन है। वीर एवं श्रृंगार रस की प्रधानता। रासो ग्रंथ में यद्यपि सभी रसों का समावेश हुआ है, तथापि वीर एवं श्रृंगार रस की प्रधानता
इसमें परिलक्षित होती है। पृथ्वीराज रासों में ऐसी अनेक मर्मस्पर्शी स्थल हैं जहाँ वीर रस का पूर्ण परिपाक हुआ है। युद्ध शौर्य प्रदर्शन के लिए तथा सुंदर राजकुमारियों से विवाह करने के लिए निमित्त लड़े जाते थे। अतः श्रृंगार रस के भावपूर्ण वर्णनों का समावेश भी इन काव्य ग्रंथों में हो गया है। आश्रयदाताओं की प्रशंसा। रासो ग्रंथों के रचयिता चारण कहे जाते थे और अपने आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा में काव्य रचना करना अपना परम कर्तव्य मानते थे। दरबारी कवि होने के कारण इन कवियों ने आश्रयदाता के शौर्य, यश, वैभव का काल्पनिक एवं अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया है। पृथ्वीराज रासो एवं खुमान रासो इसी कोटि की प्रशंसापरक काव्य रचनाएं हैं। संकुचित राष्ट्रीयता इस काल में वीरता का वर्णन तो बहुत हुआ, परंतु स्वदेशाभिमान एवं राष्ट्रीयता की भावना का अभाव है। उस समय देश खंड खंड राज्यों में विभक्त था और इन छोटे छोटे राज्यों के शासक परस्पर कलह और संघर्ष में रत रहते थे। वे 10-20 गांवों के छोटे से राज्य को ही राष्ट्र समझते थे। अतः उनमें संपूर्ण भारत को एक राष्ट्र के रूप में देखने की भावना का अभाव था। विविध छंदों का प्रयोग। रासो ग्रंथों में छंदों की विविधता परिलक्षित होती है। पृथ्वीराज रासों में अनेक छंदों का प्रयोग हुआ है, जैसे दोहा, गाथा, पद्धति, तोमर, तोटक, रोला, उल्लाला, साटक, कुंडलियाँ आदि। यह छंद परिवर्तन मात्र कलात्मकता या चमत्कार प्रदर्शन के लिए न होकर भाव प्रकाशन के लिए किया गया है। छंदों की विविधता के कारण ही चंद बरदाई को छंदों का सम्राट और उसकी रचना पृथ्वीराज रासो को छंदों का अजायब घर कहा जाता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रासों के छंदों की विशेषता पर प्रकाश डालते हुए लिखा है, रासों के छंद जब बदलते हैं तो श्रोता के चित्त में प्रसंगानुकूल नवीन कंपन उत्पन्न करते हैं। डिंगल पिंगल भाषा का प्रयोग। आदिकालीन रासो साहित्य में जिस भाषा का प्रयोग किया गया है वह आधुनिक हिंदी से बहुत भिन्न है। अपभ्रंश और राजस्थानी भाषा के जिस मिले जुले रूप का प्रयोग चारण कवियों ने रासो ग्रंथ में किया है उसे डिंगल नाम दिया है। इसी प्रकार तत्कालीन अपभ्रंश और ब्रज भाषाओं के मेल से बनी भाषा को पिंगल कहा जाता है, जिसका प्रयोग भी इन ग्रंथों में किया गया है। वीर रस के भावों को व्यक्त करने की अद्भुत क्षमता डिंगल पिंगल भाषा में विद्यमान है। थैंक यू गाइस।